पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कोमल जी का हाथ जलने की वजह से सागर निधि को सबके सामने चिल्ला देता है, जिससे निधि को बहुत बुरा लगता है। निधि की मोम भी टेकरी वाले मंदिर में आती है और जब वह जाने लगती है तो निधि उनके साथ जाने का बोल देती है। अब आगे वंदना जी की गाड़ी रवाना हो गई। निधि ने गाड़ी के अंदर से सबको हाथ हिलाकर बाय बाय कहा, पर सागर की तरफ देखा भी नहीं। सागर उनकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। दिव्या कोमल जी के पास आती है और कहती है, चाची जी, निधि को साड़ी के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया, फिर भी वह सॉरी कह रही थी। इसका मतलब उसे पता था कि जो साड़ी उसने पहनी है वह मेरी साड़ी है और तो और फेवरेट भी है, तभी तो वह सॉरी कह रही थी। कोमल जी कहती हैं, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, उसे कैसे पता चला? वह किसी के भी कपड़े नहीं पहनती है, इसलिए मैंने उससे यह बात छुपा ली थी कि यह साड़ी तुम्हारी है, और मैंने कह दिया कि उसे नई साड़ी लेकर दी है। दिव्या कहती है, हाँ चाची जी, पता नहीं उसे कैसे पता चला, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इधर सागर मन में सोचता है, कितनी लापरवाह लड़की है, उसके साथ साथ सेल्फिश भी है। चली गई ना, उसे तो बस अपना अपना दिख रहा था। मम्मी का जला हुआ हाथ नहीं दिख रहा था उसे मेरी किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। जाने दो, अब मैं बात ही नहीं करूँगा उससे। इधर गाड़ी में निधि चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वंदना जी ने बोला, क्या हुआ निधि, बताओ ना। निधि कहती है, क्या बताऊं? वंदना जी कहती हैं, तुमने तो वहाँ पर रुकने के लिए मुझसे कपड़े बुलाए थे, फिर क्या हुआ जो तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई? अभी कुछ मत पूछो मुझसे मोम, निधि ने टालते हुए कहा। तो वंदना जी ने कहा, क्यों नहीं पूछूं बेटा, तुम मुझसे नहीं तो किससे कहोगी इस बारे में? निधि कहती है, मोम, सागर अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। मोम, वह मेरी बात तो सुनता ही नहीं, बस अपनी चलाता रहता है। क्यों, क्या हुआ? वंदना जी ने पूछा। सागर तो इतना अच्छा लड़का है, कितना आज्ञाकारी है, देखा नहीं अपनी मोम का भी कितना ख्याल रख रहा था। उनका हाथ जला हुआ था तो वह अपने हाथों से खिला रहा था। आप जानती नहीं हो उसे मोम, जो आप उसकी तारीफ कर रही हो। पता है उसने मुझे कितना डांटा? डांटा? वंदना जी ने आश्चर्य से पूछा। तो निधि कहती है, हाँ मोम, वो भी सबके सामने। वंदना जी निधि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे डांटा, मेरी प्यारी बच्ची को क्यों डांटा? अब मैं उसको डांट लगाऊंगी। पर यह तो बताओ उसने क्यों डांटा तुम्हें? मोम का हाथ मुझे बचाते हुए जल गया था, इसलिए सागर ने मुझे डांटा। वंदना जी आश्चर्य से पूछती हैं, तुम्हें बचाते हुए? निधि, मतलब तुम जल रही थी क्या? तो निधि कहती है, हाँ मोम, मेरा पल्ला चूल्हे में जल रहा था, जिसे बचाते बचाते मोम के हाथ पर तेल उड़ गया, जिससे उनका हाथ जल गया, और सागर उसका दोषी मुझे समझ रहा था, और उसने मुझे डांट दिया सबके सामने, मेरी तो बात भी नहीं सुनी। वंदना जी कहती हैं, निधि, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? तुम्हें अपना पल्लू संभाल कर रखना चाहिए था ना। नहीं काम बनता तो नहीं करना चाहिए, पर इस तरह जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। अगर कोमल जी नहीं देखती या उनका ध्यान नहीं रहता तो कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था बेटा। हाँ मोम, मेरी गलती है, उसके लिए तो मैंने सॉरी भी कह दिया, पर मम्मी का हाथ जल गया, इसलिए सागर ने मुझ पर गुस्सा किया। वंदना जी समझाती हैं, निधि, सागर ने कोमल जी का जला हुआ हाथ देखा तो हो सकता है उसे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हो सकता है उसे पता ही नहीं कि तुम्हारी साड़ी भी जली है। वह बस हाथ जला है यही जानता हो, और तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए जब उसे पूरी बात पता चलेगी तो समझ में आ जाएगी। तुम्हें तो कहीं लगी नहीं ना बेटा? निधि कहती है, नहीं मोम, मुझे कुछ नहीं लगा था, पर मम्मी ने भी देखा क्या किया। वंदना जी कहती हैं, अब कोमल जी ने क्या कर दिया? निधि कहती है, मम्मी ने मुझे साड़ी पहनने को दिया और कहा कि नई साड़ी है, जबकि वो तो दिव्या भाभी की है। मैं क्यों और किसी के कपड़े पहनूं? मुझे किसी और के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। वंदना जी कहती हैं, उन्होंने दिव्या भाभी की साड़ी पहनने के लिए दी तुम्हें,
ऐसा करने के लिए तो मैंने उनसे कहा था। मतलब निधि पूछती है तो वंदना जी कहती हैं, मतलब यह है कि जब मुझे पता चला कि मैंने पैकिंग में गलत कपड़े रख दिए हैं और तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने कोमल जी से बात करी और उन्हें बताया कि तुम किसी और के कपड़े नहीं पहनोगी तो आप झूठ बोलकर एक साड़ी दे दो। कल का काम निकल जाएगा पूजा वाला, फिर मैं लेकर आ जाऊंगी कपड़े। निधि कहती है, अच्छा तो मम्मी ने आपके कहने पर यह सब किया है। ओके, पर मैं सागर से बात नहीं करने वाली, वह और वापस नहीं जाना मुझे वहाँ। वंदना जी सोचती हैं, निधि तो अभी वापस जाने से रही और अभी उसे समझ में नहीं आएगा, आराम से समझाना पड़ेगा, तब तक उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद वंदना जी निधि को कहती हैं, निधि मुझे बेचैनी सी हो रही है और मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। निधि घबराकर कहती है, मोम क्या हो गया आपको? वंदना जी कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है निधि, मुझे सांस भी नहीं लेते बन रही है, कुछ करो निधि, कुछ करो। निधि कहती है, मोम अभी तो हम ही पहुंचने में ही कम से कम 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, तब तक थोड़ा धैर्य रखो मोम। वंदना जी कहती हैं, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगी निधि। निधि कहती है, मोम आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वंदना जी कहती हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है निधि, मुझसे सहन नहीं हो रहा, तुम समझ नहीं पा रही हो। ऐसा करो तो मुझे गांव वापस ले चलो, गांव जाने में तो कम समय लगेगा। निधि कहती है, मोम हम गांव जाकर क्या करेंगे, गांव में तो इतना अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। वंदना जी कहती हैं, अरे गांव में जगदीश जी हैं ना, उनके पास सब साधन भी हैं, वह देख लेंगे मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, तो वापस चलो निधि, वापस चलो, हम आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। निधि को समझ में नहीं पड़ता है और वह ड्राइवर को कह देती है कि गाड़ी वापस ले चलो। ड्राइवर गाड़ी मोड़ देता है। इधर सागर कोमल जी के हाथ में से एक झोला रहता है, उसे लेते हुए कहता है, आप इसे मत पकड़ो मम्मी, आपके हाथ में लगी हुई है ना। कोमल जी कहती हैं, सागर तुम रहने दो, तुम मुझसे बात मत करो। निधि को कितनी ज़ोर से डांट दिया था ना तुमने, यह अच्छी बात नहीं है। यह सही है कि तुम मेरी हालत देखकर घबरा गए थे, मगर तुम्हें निधि को सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम्हें बात को समझना चाहिए था। अब तुम निधि से माफ़ी मांगना, फिर मुझसे बात करना। सागर कहता है, क्या मम्मी आप भी निधि की साइड लेती रहती हो, आपको नहीं पता कितनी जिद्दी लड़की है वह, उसने एक बार भी आपको सॉरी नहीं बोला, उसकी गलती की वजह से आपको लग गई फिर भी। कोमल जी कहती हैं, अरे निधि ने सॉरी बोल दिया था मुझे, मगर उसकी गलती तो थी, वह तो बेचारी खुद जलते जलते बची। क्या? सागर कहता है, पल्लू नहीं देखा का तुमने, उसका पूरा पल्लू जल गया था। क्या निधि का पल्लू जल गया था? कोमल जी, क्यों तुम्हें यह नहीं देखा? सागर कहता है, नहीं मोम मुझे नहीं दिखा, और वह बहुत जिद्दी लड़की है, वह बताएगी थोड़ी मुझे, उसे तो बस बहस करनी आती है और अपनी बात मनवानी आती है, और आप भी उसकी तरफ लेती रहती हैं। मुझे पता है उसे कुछ काम नहीं है, फिर भी चली गई ना। चलो जाने दो उसकी बात, मुझे अब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। कोमल जी कुछ नहीं कहती हैं और फिर सब लोग हवेली में आ जाते हैं। सब बाहर हॉल में ही बैठे थे और चाय कॉफ़ी पी रहे थे। इतने में कार का हॉर्न सुनाई देता है जो लगातार बज रहा था। गौरव कहता है, यह कौन ज़ोर ज़ोर से इतना हॉर्न बजा रहा है? इतने में सर्वेंट आकर कहता है, छोटी भाभी जी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और वह कार में लेटी हैं। यह सुनकर सब बाहर की तरफ भागते हैं कि क्या हो गया। सभी लोग कार को घेर लेते हैं और क्या हो गया ऐसा पूछने लगते हैं। एकदम से शोर मचने लगता है। इतने में जगदीश जी अपनी पेटी लेकर आते हैं और सबको चिल्लाकर शांत करवाते हैं। वे कहते हैं, सब लोग पहले चुप हो जाओ और हाल चाल बाद में पूछना, और सब दूर हो जाओ, पहले हवा आने दो, और सबसे पहले मुझे देखने दो कि क्या हुआ है। मुझे उसके बाद आप लोगों को जो पूछना हो पूछ लेना।
जगदीश जी कार में ही वंदना जी का बीपी प्लस हाई रेट सब चेक करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनको अंदर रूम में ले जाना पड़ेगा। वह वंदना जी को कहते हैं कि आपसे चलते बन पाएगा या कुछ और इंतजाम करें, हम आपको ले जाने की कुछ व्यवस्था करते हैं। तो वंदना जी धीमी आवाज़ में कहती हैं, नहीं नहीं मैं चल लूँगी, कोई बस मुझे पकड़ लेना। सागर और गौरव वंदना जी को पकड़ लेते हैं और वे उन्हें चलाकर रूम में ले जाते हैं। फिर जगदीश जी कहते हैं, मैं इनका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ है। ललिता तुम भी अंदर आ जाओ और भाभी आप भी आ जाइए, कुछ ज़रूरत पड़ी तो यह कहकर वह कोमल जी को अंदर बुला लेते हैं। उसके बाद उस दरवाजे का गेट लगा देते हैं। फिर जगदीश जी वंदना जी की साइड देखकर कहते हैं, आप अब उठकर बैठ सकती हैं। ललिता और कोमल जी आश्चर्य से देखती हैं कि यह क्या है। वंदना जी उठकर बैठ जाती हैं। फिर जगदीश जी कहते हैं, वंदना जी को कुछ नहीं हुआ है। ललिता जी और कोमल जी आश्चर्य से कहती हैं, क्या? जगदीश जी कहते हैं, हाँ इन्हें सच में कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने मुझे कार में ही बता दिया था, अब बाकी की बात यह समझाएंगे। तो वंदना जी कहती हैं कि निधि और सागर के बीच छोटी सी बात को लेकर एक बड़ी बहस हो गई है, जिसने झगड़े का रूप ले लिया है, जो दूरी होने से और बढ़ता जाता। इसलिए मैंने सोचा कि वे साथ में रहेंगे तो अपनी अपनी गलतफहमी दूर कर सकेंगे, इसलिए मैंने यह आइडिया लगाया और इससे निधि वापस भी आ गई। कोमल जी कहती हैं, यह आपने बहुत अच्छा किया, पर निधि बहुत डर गई है, बच्ची घबरा गई है। वंदना जी कहती हैं, वो निधि मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। कोमल जी कहती हैं, वैसे आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे भी मन में आ रहा था कि इन दोनों को कैसे बात करवाई जाए। अरे पर आपकी मीटिंग थी। वंदना जी कहती हैं, अरे मीटिंग तो भूल जाइए, बच्चों के लिए तो ऐसी 100 मीटिंग कुर्बान। जब वंदना जी कहती हैं हमारे बच्चों के लिए ऐसी 100 मीटिंग कुर्बान, तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो कोमल जी उन सबको एकदम से चुप करवाती हैं और मुंह पर उंगली रखकर कहती हैं, अरे आप लोग इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, बाहर आवाज़ जाएगी तो उन लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। अब यह बताइए कि हमें करना क्या है, जगदीश जी पूछते हैं। तो वंदना जी कहती हैं, हमें बस यही करना है कि बच्चे जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं वे बात करने लगें, क्योंकि दोनों बड़े ही जिद्दी हैं। मैंने वापस आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैं जानती थी कि दूर रहने से इनकी गलतफहमी और लड़ाई और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे तो कम से कम अपने दिल की बात बोल सकेंगे, अपने दिल की भड़ास निकाल सकेंगे। नहीं तो अगर मन की मन में लेकर बैठ जाते तो यह बात बहुत आगे बढ़ जाती। कोमल जी कहती, वाकई में आपने यह बात बहुत अच्छी सोची, और यह बात एक माँ ही सोच सकती है, ऐसी माँ जो अपने बच्चों का भला चाहती है, क्योंकि यह तो हम जानते हैं उन दोनों के मन में प्यार तो है और साथ में रहेंगे तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। ऐसा हम क्या करें कि यह लोग आपस में बात करने लगें। जगदीश जी कहते हैं, उसके लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, चलो अभी तो बाहर बता देते हैं। निधि भी बहुत टेंशन में है और सागर भी परेशान हो रहा है। जगदीश जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं तो सभी लोग परेशान से खड़े थे। जगदीश जी कहते हैं, इन्हें बीपी हाई हो गया था, मगर अब ठीक है। अच्छा हुआ निधि तुम इन्हें इधर ही ले आई, शहर जाते तुम लोग तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। निधि कहती, थैंक यू चाचा। अरे मोम तो ठीक है ना, अब हम घर जा सकते हैं क्या? चाचू कहते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी सफ़र सही नहीं है इनके लिए, थोड़ा आराम कर लो, कल चले जाना। तो हम डैड को फ़ोन करके चौपर ही बुला लेते हैं, हम उसी से चले जाते हैं। तो जगदीश जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इस हालत में उनका किसी भी चीज़ में सफ़र करना सही नहीं रहेगा, आज रात आराम करने दो, कल तो हम सबको चलना ही है, तो साथ में चलेंगे, कुछ घंटे की ही बात है। सागर कहता है, चाचा आप किसे समझा रहे हो, यह समझ सकती है क्या?
निधि उसकी तरफ देखती है मगर कहती कुछ नहीं। चाचा कहते हैं, अरे नहीं, वह बेटी होने के नाते सही सोच रही है। अब उसे क्या पता कि अभी वंदना जी की हालत कैसी है। चाचा, अब मोम कैसी है? सागर पूछता है। चाचा कहते हैं, अब तो ठीक है, बस तुम लोग ऐसी बात करके उन्हें टेंशन मत देना और उनके सामने बहस तो बिल्कुल भी मत करना। कोमल जी भी बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, नहीं तो उनका बीपी फिर हाई हो जाएगा। तो सागर कहता है, मम्मी मैं थोड़ी करता हूँ, यही हरकतें कर देती है कि मुझे बोलने पर मजबूर कर देती है। तो निधीरवान सी होकर कहती है, मम्मी मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, पर पता नहीं सागर को क्या हो गया है। और अंदर रूम में वंदना जी के पास चली जाती है। निधि रूम में देखती है कि वंदना जी लेटी हुई हैं, आंखें बंद हैं उनकी, और ललिता चाची उनका बीपी नाप रही है। निधि जाती है और कुछ बोलने वाली होती है तो ललिता चाची इशारे से मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का कहती है। फिर बीपी नापने के बाद निधि को धीरे से कहती है कि अभी भी थोड़ा सा बीपी बढ़ा है मगर पहले से डाउन हो गया है, तुम इन्हें आराम करने दो तो शाम तक सही हो जाएगा। निधि कहती है, चाची मैं मोम के पास बैठ जाती हूँ। तो ललिता जी कहती हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं देखती रहूँगी। तुम भी सुबह से काम में लगी हुई थी, आराम करो तुम। इधर कोमल जी सागर को कहती है, सागर तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, क्या हो गया मुझे? ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? चलो मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कोमल जी सागर को अपने रूम में ले जाती हैं और उसे आराम से पलंग पर बैठने को कहती हैं। फिर कहती हैं, सागर यह क्या कर रहे हो तुम? निधि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तुम तो उसे सबके सामने उसको डांट देते हो या कुछ कह देते हो उसे, कितना बुरा लगता होगा। मम्मी कौन सबके सामने, यहाँ पर तो सब अपने ही हैं ना, सब घर वाले ही तो हैं। बेटा पति पत्नी की बात अलग होती है और सबके सामने की बात ही अलग होती है। अगर तुम आपस में बहस करते हो तो तुमने देखा होगा निधि खुलकर तुम्हारे साथ बहस करती है और तुम सबके सामने उसे चिल्लाते हो तो वह चुप रह जाती है। ऐसे में निधि की समझदारी होती है, वह भी अगर तुम्हारी तरह सबके सामने ही तुमसे बहस करने लगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारी इज्जत कहाँ रह जाएगी। तुम भी इस बात को समझो बेटा, यह पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है मगर नाजुक डोर से बंधा होता है बेटा, उसे धीरे धीरे आपसी समझ सामंजस्य से बहुत मजबूत करना होता है। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि मेरा समझदार बेटा मेरी बातों को समझ रहा है। सागर कुछ नहीं कहता है, वह बाहर आ जाता है। इधर बाहर आकर निधि अपना बैग रूम में रखवाकर फिर उस जली हुई साड़ी को चेंज करती है। सागर भी मन में सोचता हुआ रूम में आता है कि मम्मी बिना फिर भी मुझे ही समझा रही है, पता नहीं निधि ने उन्हें क्या कह दिया है, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, पता नहीं। यह सोचता सोचता रूम में दाखिल होता है और इधर निधि ब्लाउज पेटीकोट में रहती है और साड़ी लपेट रही होती है। सागर को देखकर निधि साड़ी को अपनी गर्दन तक ले आती है और कहती है, तुम नॉक करके नहीं आ सकते, मैनर्स नाम की चीज़ ही नहीं है, मैनर्स माई फुट। सागर रिप्लाई करता है, यह तो तुम्हें सोचना चाहिए, यह तुम्हारा घर नहीं है कि कैसे भी रहो, और मैं भी इस रूम में ठहरा हूँ, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, समझी मैडम? अच्छा कुछ भी ना तो मुझे क्या, मैं भी चेंज करती हूँ, निधि कहती है और वह भी साड़ी पहनने लगती है। सागर भी पलंग पर लेट जाता है और निधि को देखने लगता है। निधि यह देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अब सागर की तरफ पीठ आ जाती है, वह दूसरी साइड में ही साड़ी पहनने लगती है। भला की खूबसूरत लग रही थी निधि, वह नेवी ब्लू रंग का पेटीकोट और ब्लाउज पहनी थी, उसमें उसका तराशा हुआ शरीर, फिगर और गोरा बदन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर की कोई मूर्त हो। सागर निधि को एकटक देख रहा था, उसको निधि पर प्यार आने लगा। वह सोचता, यह सब खत्म करो निधि, इतनी भी बुरी नहीं है, कितना तो एडजस्ट करती है।
वही उसे वो लाल साड़ी दिखती है जो जल गई थी। उसे उठाकर सागर पूछता है, यही है वह साड़ी जो जल गई थी? निधि कुछ जवाब नहीं देती है। सागर फिर उस साड़ी को फैलाकर देखता है और कहता है, अरे बाप रे, इतनी सारी जल गई थी निधि, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं था ना? इसका तो लगभग पूरा पल्लू ही जल गया है। यह सुनकर निधि पलटती है और सागर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, थैंक्स पूछने के लिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। निधि के तेवर देखकर सागर का भी मूड बदल गया। वह गुस्से में बोलता है, तुम कभी नहीं बदलोगी, और पैर पटकते हुए बाथरूम में चला जाता है। इधर निधि उदास हो जाती है और वह सोचती है कि यह दिन भर मुझसे कितना कुछ सुना रहा है और मैंने बस थैंक्स कहा। हाँ, थोड़े गुस्से से ज़रूर कहा था, तो उसको इतना बुरा लग गया। पता नहीं यह सागर मेरी भावनाओं को कब समझेगा। इतना सब कहने की जगह वह मुझे गले ही लगा लेता तो मुझे सुकून मिल जाता, पर उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। निधि साड़ी पहनती है, तैयार होती है। इतने में उसे 1 घंटा लग जाता है। वह हर काम धीरे धीरे करती है, सोचती है कि सागर बाहर आ जाए तो उससे कुछ बात कर लूं, पर सागर बाथरूम से निकलता ही नहीं। फिर निधि सोचती है कि मैं यहाँ रास्ता देख रही हूँ और साहब को बाहर नहीं आना है, तो वो मेरे जाने का रास्ता देख रहा है शायद, और निधि नीचे चली ही जाती है। इधर बाथरूम के अंदर सागर गुस्से में तो गया था। फिर उसने सोचा, निधि का हक बनता है यार गुस्सा होने का। आखिर मैंने भी निधि को सबके सामने ज़्यादा ही बोल दिया था, अब मैं उसको मना लूँगा। सागर को दिन भर से बहुत थकान हो गई थी, तो उसने सोचा मैं नहा लूँ तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो उसने बाथरूम में लाइट म्यूजिक लगा दिया और बाथ लेने लगा। उसे बाहर की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर कुछ समय बाद वह नहाकर टॉवल लपेट कर बाहर आया तो देखा निधि है ही नहीं। सागर सोचता है, निधि मेरे लिए रुक नहीं सकती थी ना? रुक जाती तो क्या जाता उसका, मैं कुछ बातें कर लेता, पर नहीं, उसे तो मुझसे बात ही नहीं करनी। चली गई मुझे छोड़कर। ठीक है, अब मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। उसके बाद सागर भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। शाम हो जाती है, सब लोग बात करते हैं। सब लोग यहाँ हैं तो शाम को ऐसे नहीं जाने देते हैं। तो ललिता चाची कहती है, ऐसा करते हैं, कपल गेम खेलते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे कपल हैं, मज़ा आ जाएगा। तो चिंटू कहता है, मेरा तो कपल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो चाची कहती है, तुम और महिमा बन जाना और ज्योति और आरोही का हो जाएगा, इससे तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर लेना। तो आरोही ज्योति कहती है, ना बाबा ना, हम तो करने वालों में नहीं, करवाने वालों में से हैं, मगर करेंगे क्या? तो ललिता चाची कहती है, मैंने तो आइडिया दे दिया है, बाकी तुम लोग जानो। ठीक है, हम तैयारी कर लेंगे। चिंटू, दीपाली और पूरी बच्चा पार्टी हमारी मदद करेंगी। आज रात को खाने के बाद प्रोग्राम होगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।